फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल पीसीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज मैं आप लोगों के सामने एक नया चैप्टर लेकर आया हूं भारत के गवर्नर जनरल एंड वायसराय के बारे में। आप सभी जानते हैं कि भारत में गवर्नर जनरल एंड वायसराय की भूमिका क्या रही है। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन भारत के गवर्नर जनरल एंड वायसराय से संबंधित पूछे जाते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे जितने भी गवर्नर जनरल थे उनके अधीन कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए, उन लोगों ने कौन कौन सा स्टेप उठाया, कौन कौन सा एक्ट है से पारित किया, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज यहाँ पे सबसे पहले जो हम लोग का टॉपिक है भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय और उसके शासनकाल की जो महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई, कौन कौन सा वहाँ पे एक्टिविटी उन लोग लागू किया, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब यहाँ पे गवर्नर जनरल जब स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आना चाहिए कि गवर्नर जनरल होता क्या है। एक प्रकार से गवर्नर जनरल एक प्रकार से पोस्ट होता है जो किसी कंपनी के, उस समय जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके अधीन एक अधिकारी थे। अगर राष्ट्रपति के तुलना करें तो उस समय का जो गवर्नर जनरल थे, आज के समय में हमारी जो भूमिका राष्ट्रपति की होती है वही भूमिका गवर्नर जनरल की होती थी। तो ऐसे बहुत सारे अधिकारी हुए। जब यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई तो शुरुआती में तो इनका कोई सुसंगठित संरचना नहीं था। शुरुआती में एक जैसे तैसे वो अपना व्यापार चला रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस बात का ज़रूरत समझा कि भारत में एक सुसंगठित प्रणाली होनी चाहिए और इसी के परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने गवर्नर जनरल का जो पद है उसको सृजित किया और उसी के अधीन, उसी के देख रेख में पूरे भारत में व्यापार की गतिविधियों को शुरू की गई। तो इनमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे गवर्नर जनरल है। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वारेन हेस्टिंग्स के बारे में। अब यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को देखेंगे कि हम यहाँ पे वारेन हेस्टिंग्स से स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले रॉबर्ट क्लाइव थे। रॉबर्ट क्लाइव वो गवर्नर जनरल नहीं थे, वे गवर्नर थे। तो वहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव जब 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई बक्सर के युद्ध के बाद, तब वो गवर्नर के तौर पे, बंगाल के गवर्नर के तौर पे काम किया। एक गवर्नर, केवल उसका कार्य क्षेत्र, उस समय हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 3 क्षेत्र हुआ करता था। मद्रास प्रेसिडेंसी, दूसरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड तीसरा बंगाल प्रेसिडेंसी। तो केवल बंगाल के गवर्नर जो उस समय रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया था, वो केवल बंगाल के क्षेत्र को ही देखता था। बाद में जब 1773 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया तो उस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का पद है से सृजित किया गया। गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया। अब उसी के जो सबसे पहला थे वारेन हेस्टिंग्स थे। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भारत के पहले गवर्नर जनरल का नाम बताइए, तो उत्तर होगा वारेन हेस्टिंग्स। उत्तर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग्स। लेकिन एक चीज़ वहाँ पे अगर ये पूछा गया कि बंगाल के गवर्नर का नाम बताएं, तो वहाँ पे वो हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। क्या हो जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम सभी जानते हैं। इसकी भूमिका प्लासी के युद्ध में रही, बक्सर के युद्ध में रही और 1765 का जो इलाहाबाद की जो संधि हुआ, इस संधि को मूर्त रूप देने में रॉबर्ट क्लाइव की सबसे बड़ी भूमिका रही। तो ये गवर्नर जनरल के तौर पे काम नहीं किए, ये केवल गवर्नर के तौर पे काम किए। और किसका गवर्नर? बंगाल का गवर्नर। तो इसमें है से दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए कि गवर्नर कौन है और गवर्नर जनरल कौन है।
तो बंगाल का गवर्नर पूछेगा तो रॉबर्ट क्लाइव। अगर बोलेगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है, तो उस केस में वारेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। तो गवर्नर और गवर्नर जनरल के जो बीच का जो डिफरेंसेस है इसे समझना है। जब यहाँ पे 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई, तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो काम किया था कि बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था शुरुआत की। द्वैत शासन जिसे हम इंग्लिश में डायरकी सिस्टम कहते हैं। डायरकी सिस्टम मतलब कि एक ही व्यक्ति, एक ही पद को, एक ही अधिकार को दो अलग अलग व्यक्ति उसमें शासन करता है, तो उसे हम लोग द्वैत शासन व्यवस्था कहते हैं। कैसे? बंगाल में एक अंग्रेज शासन कर रहा था, ओके, और उसके बाद है से दूसरा कर रहा था कौन? बंगाल के नवाब। और हम सभी पता है बंगाल के नवाब उस समय कौन थे? बंगाल के नवाब जब मीर कासिम के बाद बनाया गया, मीर कासिम थे, उसके बाद सिराजुद्दौला थे। तो अब इस तरह से यहाँ पे तो बंगाल के नवाब थे। तो अब इस तरह से, तो अब एक चीज यहाँ पे पूछा जा सकता है कि जो बंगाल में द्वैत शासन का जो परंपरा है किसने शुरू की थी? तो रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। लेकिन जब वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल के तौर पे आए, तो इन्होंने सबसे पहला काम किया कि जो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया था द्वैत शासन व्यवस्था, उसे ऐसे खत्म कर दिया। उसको क्या कर दिया? रिपील कर दिया। ठीक है, उस लॉ को रिपील कर दिया, वापस ले लिया। वारेन हेस्टिंग्स के समय कौन कौन सा मुख्य कार्य हुए? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछता है कि हाँ, ये जो काम है किस गवर्नर जनरल के अधीन किया गया? तो सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स के अधीन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया गया। पहली बार कंपनी के शासन को मान्यता दिया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा पहली बार 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा मान्यता दिया गया। तो अब यहाँ पे क्या है? पहला हम लोग अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे, जब वहाँ पे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, वहाँ पे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि इस अधिनियम के अधीन कौन कौन से प्रावधान किए गए थे। यहाँ बस केवल हमें देखना है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया था? तो ये वारेन हेस्टिंग्स के समय में किया गया था। दूसरा, 1781 का जो अधिनियम है, उस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल है, गवर्नर जनरल जो है और उसको ऐसे सहायता करने के लिए एक काउंसिल की व्यवस्था की गई 1781 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा। काउंसिल इसलिए कि ताकि गवर्नर जनरल के जो कार्य हैं उसमें ये सहायता कर सके। अभी अगर हमारे देश में जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री को सहायता देने के लिए क्या होती है? उनकी एक मंत्री परिषद होती है। तो ठीक उसी प्रकार से इनकी जो है से क्या हुआ कि काउंसिल बनाया गया। काउंसिल, गवर्नर जनरल का काउंसिल बना दिया गया। तो काउंसिल का काम क्या था? काउंसिल का काम था गवर्नर जनरल की सहायता करना, गवर्नर जनरल की सहायता करना। पहला काम क्या हुआ इसके अधीन? पहला जो किया था, जो द्वैत शासन की जो समाप्ति है उसको किया। दूसरा, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट को है से क्या किया? 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो इसके अधीन लाया गया। दूसरा, 1781 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के लिए एक काउंसिल का गठन किया गया। अब इसी के माध्यम से 1773 जो कलकत्ता 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसी के तहत कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और साथ साथ में न्यायालयों का जो कार्य क्षेत्र होता है, कार्य क्षेत्र मतलब उनकी जो काम करने का जो पावर, जो सब्जेक्ट है, जैसे हमारे देश में क्या है? हमारे देश में है से एक क्या है? संघ सूची है। उसके बाद क्या है? दूसरा राज्य सूची है। और तीसरा क्या है? समवर्ती सूची है। तीसरा क्या है? समवर्ती सूची है। हम लोग जब वहाँ पे
पॉलिटिकल पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे कि इस सूची में कौन कौन सा विषय रखा गया है। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जो उच्च न्यायालय है उनके कार्यों का गवर्नर जनरल ने पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि आपको ऐसे इन क्षेत्रों में काम करना है। उसके बाद 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट, जैसे 1773 है, 1773 में जिस प्रकार से रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, ठीक उसी प्रकार से 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को लागू किया गया। अब 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो 1773 में लाई गई रेगुलेटिंग एक्ट का एक सुधार था। जो भी कमियां 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में पाया गया उस कमी को पिट्स इंडिया एक्ट में दूर किया गया। 1774 में रोहिल्ला का युद्ध हुआ। पूछा जा सकता है कि रोहिल्ला का युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ, तो किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ, तो वो वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ। ये कब हुआ? 1774 ईस्वी में हुआ। उसके बाद 1775-82 में प्रथम मराठा युद्ध हुआ, यानी कि वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही मराठा और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच युद्ध हुआ। हम सभी जानते हैं कि उस समय मराठा भी एक बहुत शक्तिशाली संगठन के तौर पे उभर कर आ रही थी। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि अंग्रेजों और मराठा के बीच में आपसी संघर्ष हुआ और इसी क्रम में कंपनी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी और मराठा के बीच प्रथम युद्ध हुआ, जिसे इतिहासकारों ने इसे क्या नाम दे दिया है? प्रथम मराठा युद्ध। इसको हम लोग दूसरा नाम से जानते हैं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। देखिए यहाँ पे क्या, आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध, राइट। तो आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ये कब हुआ था? 1775 से 1782 के बीच में। किनके बीच में? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम किया जा सकता है। अगर आप सभी इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मैं आगे भी जब गवर्नर जनरल का जो अगला भाग है मैं आपके समक्ष लाऊं तो इसका सीधे नोटिफिकेशन आपको मिले और इससे आप अपने आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसमें आप इसको तुरंत इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो जो प्रथम मराठा युद्ध है, प्रथम मराठा युद्ध का जो संधि है, ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई युद्ध हो रहा है तो हमेशा के लिए होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कहीं पे जाके संधि होती है, समझौता होती है। तो ये जो समझौता है सालबाई की संधि, सालबाई की जो संधि है 1782 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1782 ईस्वी में की गई थी। तो अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सालबाई की संधि किस युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ? तो सालबाई की संधि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ। तो ये भी पूछा जा सकता है कि सालबाई की संधि किस वर्ष हुई? 1782 ईस्वी में हुई। क्यों हुई? क्योंकि जब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा था तो वो युद्ध को बचाने के लिए, उस युद्ध को स्थगित करने के लिए इस संधि का समझौता किया गया था। अब यहाँ पे क्या है? उसके बाद 1780-84 का द्वितीय मैसूर युद्ध हम लोग जानते हैं। मैसूर युद्ध में कौन कौन सा था? मैसूर का सुल्तान कौन थे? एक हैदर अली थे। हैदर अली किनको कहा जाता है? टीपू सुल्तान के जो पिता थे उन्हें हम हैदर अली के नाम से जानते हैं। तो उस समय मैसूर भी एक अपना एक अलग राज्य के तौर पे स्वतंत्र रूप में शासन कर रहा था, लेकिन अंग्रेज की जो नीति थी, विस्तारवादी नीति थी, उस सभी स्वतंत्र राज्यों को उनके कार्यों में हस्तक्षेप किया। अब उनके अंग्रेज के द्वारा बार बार हस्तक्षेप किए जाने के बाद इन लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ
युद्ध लड़ना स्टार्ट किया, तो उनमें से एक मैसूर के शासक जिसे अभी मैंने तुरंत बताया हैदर अली थे। हैदर अली जो टीपू सुल्तान के पिताजी थे, अब वो ऐसे क्या किए कि वो ऐसे इनके खिलाफ लड़ाई किए, और इन्हीं के परिणाम स्वरूप 1780-84 में मैसूर का युद्ध हुआ। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि द्वितीय मैसूर युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में हुआ। हमें टू द पॉइंट हमें याद रखना है कि ये इंसिडेंट इसके कार्यकाल में हुआ। क्वेश्चन कहीं से भी, क्योंकि कंपटीशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि आपको हर एक तरीके से तैयार होना है। हर एक तरीके से किस भी प्रकार का क्वेश्चन आए, आप उस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमेशा तैयार रहें। तो हम यहाँ पे आपको इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपको सारी चीज़ें हैं से याद होती चली जाएंगी। चलिए आगे हम लोग अब बढ़ते हैं। तो 1780-84 में क्या हुआ? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। बनारस के राजा का नाम था चैत सिंह के साथ विवादास्पद संबंध। हम लोग पहले से पढ़ रहे थे कि जितना भी स्टेट यहाँ पे आया, जितना भी भारतीय स्टेट था, सभी के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विवाद चल रहा था। विवाद क्यों चल रहा था? क्योंकि यहाँ के जो स्वतंत्र राज थे उनके दैनिक कार्यों में, दैनिक शासन के कार्यों में ये हमेशा हस्तक्षेप करने की कोशिश करते थे। अगर मेरा काम है, कोई व्यक्ति मुझे हस्तक्षेप करेगा तो गुस्सा तो आएगा ही। यही काम हुआ इन लोगों में, और जो विवाद है वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और उसके बाद अवध की बेगमों से ज्यादती। अवध कहाँ पे है? अवध का जो अभी नया नाम है क्या है पता है? अवध का नाम अभी नया नाम लखनऊ है। लखनऊ, तो लखनऊ में है से पहले है से बेगम है से वहाँ पे है से बेगम का शासन होता था। इलाहाबाद की संधि जब 1765 ईस्वी में हुआ, तो इलाहाबाद संधि के परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि बेगम को वहाँ के शासन व्यवस्था से बेदखल कर दिया, और वहाँ के जो बेगम हैं उनको कहीं निर्वासन में भेज दिया, कहीं दूसरे जगह भेज दिया। तो इस प्रकार से जो अवध के बेगम है, अवध का भी नया नाम क्या है? लखनऊ। क्या नाम है? लखनऊ। तो उनके साथ ऐसे जो उनका संबंध है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो मधुर नहीं रहा। इनके कारण जब यहाँ के बहुत सारे विवाद जब बढ़ गया, तो कंपनी चाहती थी कि हम अपना व्यापार बढ़ाएं, ना कि विवाद बढ़ाएं। तो इन लोगों की जो अपनी महत्वाकांक्षी थी, जितने भी गवर्नर जनरल आए, तो सभी लोगों की अपनी एक विशेषता था। कोई ऐसे अपना क्षेत्र विस्तार करना चाहता था, कोई ऐसे अपना व्यापार विस्तार करना चाहता था, कोई अपनी नीतियों को आगे ले जाना चाहता था। तो वारेन हेस्टिंग्स का जो सोच था वो ऐसे विस्तारवादी थी, और विस्तारवादी के कारण क्या हुआ कि भारत के अन्य राजाएं भी इनसे क्या हुए, उनसे जो संबंध है वो ऐसे ठीक नहीं रहा। अब इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि इनका जो व्यापार है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो व्यापार है, वो धीरे धीरे घाटा में चला गया। तो कंपनी ने कहा, भाई हम तो तुम्हें भेजे थे व्यापार को मुनाफा दिलाने के लिए, कंपनी को मुनाफा देने के लिए, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप तो हमें घाटा लगा रहे हो। तो आप ऐसे क्या करो कि आप वापस आ जाओ। तो क्या किया? वारेन हेस्टिंग्स को इन लोगों ने वापस बुला लिया। उसके बाद क्या हुआ कि 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नियुक्ति की गई। जो हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे जो संगठन है, संगठन बनाए गए। संगठन क्यों बनाए गए? संगठन ताकि है से समाज में जागरूकता ला सके, ताकि समाज में जो अंग्रेजों के खिलाफ जो गुस्सा है उसको वहाँ पे प्रोत्साहित कर सके। इस तरह के चीज़ों में इन लोगों ने, ये है से भारतीय लोगों ने किया था गठन। 1784 ईस्वी में कौन सा संगठन बनाया था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1784 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद हम लोग जैसे अभी चर्चा कर रहे थे कि बंगाल के द्वैत शासन की समाप्ति। बंगाल के द्वैत शासन मतलब एक ही क्षेत्र में दो अलग अलग संगठनों की शासन व्यवस्था। जैसे बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था किसने प्रारंभ किया था? रॉबर्ट क्लाइव में। तो अब बंगाल में
बंगाल के नवाब का एक तरफ शासन था, दूसरी तरफ जो रॉबर्ट क्लाइव था, जो बंगाल का गवर्नर था, उसकी शासन था। इस कारण से इसे हम लोग द्वैत शासन व्यवस्था के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब द्वैत शासन हम लोग देखें कि इलाहाबाद की संधि 1765 के द्वारा दीवान की जो व्यवस्था है, दीवान की जो अधिकार है, वो गवर्नर या कंपनी को ऐसे दे दिया गया। दीवानी मतलब क्या होता है? दीवानी मतलब होता है करों का संग्रह करना। दीवानी का मतलब होता है कि जो भी लगान वसूल किया जाता है वो कंपनी के द्वारा लगान वसूल किया जाता है। तो इलाहाबाद की संधि 1765 के द्वारा बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इन सारे क्षेत्रों का दीवानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इलाहाबाद संधि के द्वारा प्रदत्त की गई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि इसी गवर्नर जनरल के अधीन मतलब वारेन हेस्टिंग्स के अधीन ही कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित कर दिया गया। हम सभी जानते हैं पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? बंगाल, कलकत्ता थी। तो अब कलकत्ता थी, बाद में है इसे 1911 ईस्वी में ट्रांसफर करके दिल्ली कर दिया गया। लेकिन उससे पहले देश की राजधानी कोलकाता, जो पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, वहाँ पे ये स्थित था। तो इस तरह से दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट इंसिडेंट वारेन हेस्टिंग्स के अधीन हुआ, हम लोगों ने यहाँ पे उनका विस्तार से अध्ययन किया। यहाँ से जितने भी इम्पोर्टेंट वारेन हेस्टिंग्स के हो सकते थे, मैंने यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम की जो बुक है, जिसे यूपीएससी या जितना भी पीसीएस एग्जामिनेशन है उसके लिए वो बाइबल माना जाता है, मैंने वहाँ से आपको सारी चीज़ें निचोड़ कर आपके सामने बताया हूँ। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक भी क्वेश्चन, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि एक भी क्वेश्चन वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित नहीं छूटेगा। अगर ये वीडियो जो मैंने अभी बताया अगर आपको पसंद आता है तो आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और इससे क्या होता है दोस्तों कि हमें आगे भी इस तरह की वीडियो बनाने के लिए हमेशा मोटिवेशन मिलती रहती है। इसके साथ ही आज की जो क्लास है इतना ही। आप सभी को नमस्ते, जोहार।